चलिए जी, तो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन हमारे आज की क्लास का टॉपिक है। बट यस, हम इस वाले चैप्टर को, बिकॉज ये अच्छा चैप्टर है और मार्क्स भी कैरी करता है, तो हम इसको करेंगे मंडे से। चैप्टर का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हम मंडे को एक बार रिवाइज करेंगे। आज के लिए हम लोग क्या है, ये जो नीट वाले अपने क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू इनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। काफी हद तक चीजें आपको यहाँ पे ही क्लियर हो जाएंगी, जहाँ पे जो पॉइंट मुझे लगेगा कि जो एक्सप्लेन करना चाहिए, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दैट टू यू। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है 162। रीड इट प्रॉपरली एंड उसके बाद आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये कैसा है? अच्छा, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से जो है स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 162। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बच्चे, मॉर्निंग। आपकी ग्रुप्स में पीडीएफ अपलोड हो चुकी है या नहीं, बायोटेक के दोनों चैप्टर्स की? मैम नो, हमारे वाले में नहीं आई। ओके ठीक है, मैं आफ्टर द क्लास आपको इन तीनों चैप्टर्स की, बायोटेक के दोनों एंड इस चैप्टर का भी जो है पीडीएफ भेज दूंगी। प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ इट, ठीक है। चलिए 162 सबसे पहला क्वेश्चन है, साथ साथ पढ़ते हैं आराम से। The levels of thermal tolerance of different species determinate a large extent their geographical distribution. क्या मतलब हो इस बात का? Whether this statement, देखो इकोलॉजी में थोड़ी सी बातें ये होंगी कि आपको चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेंगी, बट हाँ इंटरेस्टिंग है एज जो मुझे लगता है, बिकॉज ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है। बताइए जी, क्या कह रहे हैं? द लेवल्स ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज का आपको पता है क्या है, अलग अलग लेवल होता है, थर्मल टॉलरेंस का अलग लेवल होता है। इस वजह से क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो स्पीसीज अपना जो है जो रहने का एरिया है उसको डिफरेंट डिफरेंट कर सकती हैं? बोलिए। यस मैम। कैसे? अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर आप एग्जाम्पल लो तो हमारे पास बियर है। बियर की दो वेराइटीज, मतलब बहुत सारी वेराइटीज हैं। उनमें से अभी को इस पॉइंट को समझाने के लिए अगर हम लें तो हमारे पास एक पोलर बियर ले लो, ठीक है, और एक नॉर्मल जो हमारे ये जंगलों में मिलता है। क्या दोनों में डिफरेंस है बच्चा जी? कि पोलर बियर जो है व्हाइट फर्ड और उसके बॉडी में फर थोड़ा ज्यादा होता है एंड साइज भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली नॉर्मल वाले बियर से ज्यादा होता है। और इसी तरीके से अगर आप कभी पहाड़ों वगैरह पे घूमने गए होगे तो आपने देखा होगा कि वहां के जो एनिमल्स होते हैं उनका स्किन टाइप जो है वो यहाँ वाले जो प्लेन्स वाले जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके स्किन टाइप से बहुत अलग होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग कि थर्मल टॉलरेंस हर एक डिफरेंट स्पीसीज का अलग अलग होता है, और इसी वजह से वो जो स्पीसीज हैं उनका एक लार्ज ग्रुप जो है वो क्या कर लेता है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करता है। चलिए जी, ठीक है मैम, ये बात तो हमारी बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है लाइफ ऑन अर्थ originated in water and is unsustainable without water. Is it correct or incorrect? यस मैम। ये बात तो हमारा जो वो क्या बोलते हैं, वो कौन थे, वो विटेकर साहब थे, उन्होंने भी कही थी। उसके बाद जब प्लांट्स का किसने किया था, प्लांट्स किंगडम का किसने किया था डिस्ट्रीब्यूशन? प्लांट किंगडम का डिस्ट्रीब्यूशन कार्लस लिनियस थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो उन्होंने भी जो सबसे पहली कैटेगरी एल्गी बताई थी वो क्या बताई थी कि वो मोस्टली कैसी होती है, एक्वेटिक। यस मैम। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स या कोई भी एनिमल और जो स्पीसीज है वो यही माना जाता है कि कहाँ से आई है, पानी से। और ये तो पता ही है कि पानी के बिना हमारा कोई कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड और द सैलिनिटी इन द पार्ट्स 3000 is less than 5 in inland waters and 235 in sea and more than 100 in some हाइपर सेलाइन लगों। ठीक है मैम, हमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इस बारे में, हम इसको क्या बोलते हैं, होल्ड पे रख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं मेनी एनिमल्स यूज डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी
and durations as cues for timing their foraging, reproductive and migrative activities. हाँ जी बच्चा जी, बिल्कुल ही सही बात है। ये बहुत सारे एनिमल्स जो हैं सीजनल वेरिएशन और लाइट को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटी, इनफैक्ट रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए भी। तो ये इन पॉइंट पे हमको ये तो पता है कि ये 3 तो सही है। थर्ड वाले को भी अभी हम क्या बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, तो लेके चलते हैं कि कहाँ पे कौन सा है। देखो अगर अब आप ऑप्शन पे ही आओगे तो ऑप्शन आपको खुद ही आंसर दे रहा है कि थर्ड तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन ऑल। तो थर्ड तो हमने मान लिया कि थर्ड तो बिल्कुल सही है, और बाकी 3 जो है हमने पढ़ के देख लिए कि मैम वो बिल्कुल सही है। हुआ क्लियर ये वाला पॉइंट? ठीक है। अंश, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने अभी अपडेट नहीं की है, आफ्टर द क्लास मैं आज अपडेट कर दूंगी। एक्चुअली आई एम नॉट वेल, तो इसलिए थोड़ा सा चीजें जो है ना मेरे एंड से पेंडिंग है, बट डोंट वरी, आई विल बी डूइंग दैट आफ्टर दिस क्लास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 163, क्वेश्चन नंबर 163 देखिए इसे फटाफट से। 12 बजे से पहले पहले आई विल बी अपलोडिंग दैट, डोंट वरी। ध्यान से देखो और इसका भी आंसर बताइए। बहुत ही अच्छे वाले चैप्टर्स होते हैं ये, मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं, और हम मंडे से पढ़ेंगे भी वैसे, क्योंकि मुझे इकोलॉजी पढ़ाना बहुत पसंद है। तो आई विल बी टीचिंग यू इकोलॉजी। बस आज का मुझे आप थोड़ा सा वो दे दो एक्सक्यूज की मैं आज बस क्वेश्चन आंसर से काम चला लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेगुलेशन इन ह्यूमंस। क्या कहानी बोल रहे हैं ये कि इन मॉर्निंग बच्चे, इन समर वी स्वेट प्रोफ्यूजली कॉजिंग एवापोरेटिव कूलिंग brings down the body temperature. So is it so? ऐसा होता है क्या? 163? हाँ जी मैम, ऐसा होता है। ठीक है, कि हम, आपको पता है पसीना पसीना आता है ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम रहे, ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, क्योंकि आपको पता है समर्स में टेम्परेचर इज वे टू हाई, 45 प्लस होता है, और हमारी बॉडी को अपना टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो इसीलिए हम स्वेटिंग करते हैं। And in winters we shiver, which is an exercise that produces heat and raises the body temperature. और winters में क्या है हमारा टेम्परेचर? winters में टेम्परेचर जाता है, सपोज के लिए मान लेते हैं 20 डिग्री, होता तो इससे भी कम है, 20 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, कांपने लगते हैं, और उससे क्या होता है, उस शिवरिंग जो एक्टिविटी है, आपको पता है वर्कआउट करने से या कोई भी आप पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हो, या आप में से कुछ लोग जिम में या रनिंग वगैरह, स्पोर्ट्स वाले भी तो बंदे होंगे, अगर जॉगिंग वॉगिंग करके आते हो तो व्हाट हैपेंस, आपका बॉडी पूरा गर्म हो जाता है, राइट। सो इट इज व्हाई, बिकॉज आपने क्या किया है, एक्सरसाइज किया है। तो हम एक्सरसाइज से ये कह सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर रेज करता है। हाँ जी मैम, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ा लिया, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर घटा लिया, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी के लिए, ये वाला आ जाएगा इस पे। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 164 देख लीजिए एक बार। अभी क्लियर विद दिस? आपको समझ में आ रहा है ना मैं कौन सा क्या पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, या आज आप लोग मेरी सड़ी सी शक्ल के चक्कर में आपको समझ में भी नहीं आ रहा है? जिस पॉइंट पे भी आपको समझ में ना आए ना बच्चे, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 164 ध्यान से पढ़िए, आपको यहाँ पे भी करेक्ट ही बताने हैं, और मैं थोड़े से पहले इजी वाले से स्टार्ट कर दूं। बताओ, बोलो बोलो, यही सही है ना? इसके बाद आज भी हम लोग मैच द कॉलम करेंगे, बिकॉज कल मुझे मैच द कॉलम करने में मजा आ रहा था, क्योंकि उससे क्या हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस निकल रहे थे। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन ये वाले कर लेते हैं, उसके बाद विल स्विच टू 10 क्वेश्चंस ऑफ मैच द कॉलम्स। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, species ability to adapt is over limited range of environment. Is it so? क्या ऐसा होता है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है सिर्फ इसमें। क्या स्पीसीज की जो एबिलिटी है, तो सोचो, क्या वो सिर्फ एक लिमिटेड रेंज तक है? बिल्कुल सही बच्चा जी। अभी तो हमने पढ़ा ना लास्ट उसमें बच्चे जी, ये देखो कि हमने, चलो इस वाले पॉइंट में हमने किस बेसिस पे पढ़ा, सिर्फ थर्मल टॉलरेंस के बेसिस पे पढ़ा, बट जितने भी और भी डिफरेंट स्पीसीज है ना, वो अपना पर्टिकुलर एरिया ही चेंज रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं, अगर उनको क्या करना है, अडेप्ट करना है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ना, देयर आर 2 वर्ड्स, एक अडेप्टेशन होता है और दूसरा एक्लिमेटाइजेशन होता है। जानते हो ना इन दोनों वर्ड्स को कि बच्चा? जानते हैं। क्या होते हैं ये अडेप्टेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन? कीर्ति आप मुझे बताओगे?
मैम अडेप्टेशन तो मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अडाप्ट कर ले रहा है उसको और अपने फीचर्स वैसे बना रहा है, और एक्लिमेटेशन तो नहीं पता मैम। कोई बच्चा जो क्लास का ये अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन पार्ट जानता हो? किसी ने हैंड रेज नहीं किया क्या? मैम मैं गैस कर सकता हूँ। तो करिए अंश गैस। अरे अंश जी आज आप आ गए क्लास में। यस मैम। मैम मैं लास्ट क्लास में नहीं आ पाया था, वो कुछ इम्पोर्टेंट काम था मेरा। कोई ना बच्चा, इट्स तो मैम ओके। एडेप्टेशन में मैम एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के हिसाब से करता है, ना कि अपने हिसाब से करता है एडेप्टेशन, जिससे वो इन्वायरमेंट में लिव कर सके। लेकिन मैम जो एक्लामेटेशन होती है शायद से वो इसलिए होती है, वो क्लाइमेट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म में आ जाती है, आई थिंक। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ अंश? दोनों में तो बात आप मैम यही मतलब बोलो। कि मैम जो इन्वायरमेंट है वो उसको ऑर्गेनिज्म को ढाल रहा है उस चीज में, अपने अंदर ढाल रहा है उसको, लेकिन एडेप्टेशन वो खुद की मर्जी से ढल रहा है। देखो अंश, पता है मेरे ना सच में दर्द हो रहा है तो मैम आप बता दो। ऐसे वाले एक्सप्लेनेशन दोगे ना तो मुझे हंसी आ जाएगी। मेरे घर वाले बोलेंगे ये तो अभी लेटी हुई थी, इससे दर्द हो रहा था और अब ये क्लास में बैठ के हंस रही है, नाटक करती है, इसका मतलब है। वैसे भी घर वाले को आधा टाइम यही लगता है कि मैं नाटक ही करती हूँ। देखो, अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। आई डोंट नो आपने कैसे मिस कर दिया, 12th पूरा कंप्लीट कर लिया उसके बाद भी। जैसे आपने हाइबरनेशन और रेस्टिवेशन पढ़े होंगे, राइट? अडेप्टेशन जो है एक स्लो चेंज है, पहली बात तो ये। ठीक है, स्लो चेंज का मतलब क्या हुआ मैम? कि वो रैंडमली नहीं होगा, स्लोली स्लोली होगा। और एक्लिमेटाइजेशन इज अ फास्ट चेंज। कैसे मैम? अभी एक सेकंड में आपको समझ में आएगा, और उसके बाद लिख के रख लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। एक्लिमेटाइजेशन हम ह्यूमंस में होता है। कब होता है मैम? आप हो दिल्ली वाले, राइट? पहाड़ों पे गए हो कभी? पहाड़ों पे गए हो, सपोज कर लो यस मैम। कश्मीर में गए हो, ठीक है? कश्मीर में अगर आप जाते हो तो बहुत बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है, हिल सिकनेस और अलग अलग टाइप की सिकनेस वगैरह हो, उससे आप डील करते हो। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी 1 से 2 दिन के अंदर ही अपने आप को चेंज करती है, सो दैट हम बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ कोऑपरेट कर सकें या उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। तो एक्लिमेटाइजेशन इज अ वेरी फास्ट चेंज। और अडेप्टेशन जो होता है ना बच्चा, वो मैम जेनेटिक लेवल पे होता है। जेनेटिक लेवल पे होता है, ये बात हमेशा याद रखना। और जो चीज जेनेटिक लेवल पे होती है, दैट मीन्स वो कैसी है? एवोल्यूशनरी है। जितने भी उसके पर्टिकुलर स्पीसीज होंगे ना, आने वाले स्पीसीज, जब जब वो रिप्रोड्यूस करेगी तो उन सब में भी वो फीचर पहले से प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एडेप्टेशन। और क्या एक्लिमेटाइजेशन अब आप कहोगे कि ये जेनेटिक लेवल पे है? नहीं मैम, ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल लेवल पे है। हमारी बॉडी को क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में डील करवाने के लिए वो थोड़े टाइम के लिए रहता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन में आप बताओ जी, परमानेंट कौन सा होगा और टेम्पररी कौन सा होगा? मैम अडेप्टेशन एडेप्टेशन परमानेंट होगा। अडेप्टेशन मैम परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि सॉरी, जो वो है वो हमारा कहाँ पे आ गया है मैम? जेनेटिक लेवल पे हो चुका है। एंड जितने भी हम जो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने पर्टिकुलर एडेप्टेशन अडॉप्ट कर लिया है, वो जब अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, उनके जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, उनमें वो जीन प्रेजेंट होगा। बट क्या एक्लिमेटाइजेशन परमानेंट होगा? नहीं मैम, एक्लिमेटाइजेशन हमेशा टेम्पररी रहेगा। क्योंकि आप कश्मीर से वापस आए, आपके जो गाल रेड रेड हो रहे थे बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम है, आपका ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो है वो रेस करने लगता है, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, आई डोंट नो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जब आप अपने कश्मीर से वापस दिल्ली आए, आपकी बॉडी नॉर्मल अपने वापस रूटीन पे आ गई। ठीक है, सो दिस इज फॉर सम टाइम्स एंड दिस इज अ परमानेंट चेंज। कितनों को समझ में आ गया ये बात? और मेरे अकॉर्डिंग अब तो नहीं भूलना चाहिए आपको। ठीक है, अंश को तो फटाफट से आ ही जाता है, बाकी लोग कीर्ति, सुमन, दीपाली, मैम आ गया। आ गया ना बच्चे समझ में? ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका ना यहाँ पे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, खुशी, हाँ ये कौन है? दिलनशीन, वाह जी बड़ा अच्छा नाम है। ठीक है, तो आपको आगे जब इसके कभी भी एक सिंगल क्वेश्चन भी देखोगे ना, अगर आपको ये 4 पॉइंट्स ही समझ में आ गए हैं, तो आप इसके पक्का से सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ठीक है, चलो जी, अब आ जाओ 164। हमने एक अडेप्ट वर्ड के लिए पूरा रामायण पढ़ ली। तो अब आप कह सकते हो कि कोई भी स्पीसीज किसी भी इन्वायरमेंट में जाके
बस क्या बोलते हैं, अपने आप को चेंज कर सकती है, अडेप्ट कर सकती है? हाँ मैम, कर सकती है। तो इसीलिए अडेप्टेशन जो है मैम वो लिमिटेड नहीं है, इट इज अनलिमिटेड। समझ में आया ना कौन सा पॉइंट अब मैं कह रही हूँ आपको? तो अडेप्टेशन इज मैम अनलिमिटेड, तो ये तो हो गया गलत। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organisms regulate for survival. Is it so? क्वेश्चन इस स्टेटमेंट को एक बार पहले खुद से पढ़ो, पहले खुद से पढ़ो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, और फिर मुझे उसका पहले मतलब बताओ कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। बिकॉज आपको इकोलॉजी में जो आना चाहिए ना वो स्टेटमेंट पढ़ना ही आना चाहिए बच्चा, ठीक है? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी टफ हो जाती है कभी कभार, बट हाँ, यू कांट मिस देम। बोलो 164 क्या कह रहा है आपका? कि इफ स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस होंगी आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, द ऑर्गेनिज्म रेगुलेट फॉर सर्वाइवल। कि अगर बाहर क्या कर दिया हमारा, जैसे खुद के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर ले लो, बाहर हमने क्या कर दिया, आपका एक जो प्लांट गमला है, गमला जो लगा होता है घर में, ठीक है, हमने उसमें क्या कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी नमक जो है, नमक का पानी बना के उसमें डाल दिया प्लांट्स पे, ठीक है, हमने उसकी सैलिनिटी को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो क्या वो सैलिनिटी थोड़े टाइम के लिए हमारे प्लांट में दिखेगी, सैलिनिटी का इफेक्ट? हाँ जी मैम, बिल्कुल दिखेगा। बट क्या वो पर्टिकुलर थोड़ी सी स्ट्रेसफुल का एक्सटर्नल कंडीशन इस बात की गारंटी देता है कि वो पर्टिकुलर जो टाइम है उसमें प्लांट हमारा मर ही जाएगा? क्या वो ट्राई नहीं करेगा कि अपने आप को इस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो अपने आप को कोप अप करने की कोशिश करें? तो मैम बिल्कुल करेगा। तो अगर थोड़े टाइम के लिए हम एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं तो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी की मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करेगा फॉर अ ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही है। अब बाकी सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 168 पे। क्या कह रहा है ये, एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली का मतलब पता है ना, Yes, ma'am. हाई स्पीड से, ठीक है, एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन। सोचो जी, क्या कभी ऐसा होता है? कैन कैन रीच enormous population densities in short time. So is it so? Yes, ma'am, हो Number सकता है। 168. बंद कर दो। मैम पॉपुलेशन डेंसिटी तो बढ़ जाएगी ना अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है। हाँ तो वो भी तो यही बोल रहा है ना, तो क्या ऐसा होता है, हो सकता है? हम यस बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्या कह रहा है, डार्विन शोड हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिमेंट कुड रीच enormous नंबर इन द एब्सेंस ऑफ चेक। नायरा ने पहले ही लास्ट वाला पढ़ लिया है कि मैम सी नहीं होगा, बाकी दोनों सही हैं। तो हाँ बेटा जी, ये भी सही है, डार्विन ने जो बात कही है वो भी सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं, इफ देयर आर नॉन लिमिटिंग और अनलिमिटेड कंडीशंस आर प्रोवाइडेड टिल देन नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्रीजेस। क्या मोर्टेलिटी डिक्रीज करेगी? नो। हम दोनों एक साथ कभी डिक्रीज नहीं कर सकती। हाँ जी, दोनों एक साथ कभी डिक्रीज नहीं कर सकती। तो ये यहाँ पे आ गया रॉन्ग। हमारा कौन सा आंसर सही बन गया? फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 169, पहले 165 कर लूं फिर उसके बाद हम 169 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए फटाफट। डेजर्ट लेजर्ड, बड़ा खून पीती है ये ना, इनसे क्वेश्चन हमेशा आता है एक ना एक। Desert lizard bask in sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone, but move into shade when the ambient temperature starts increasing. Okay. Next is some species like rabbits and groundhog are capable of, किसी ने आंसर तो नहीं दिया ना भाई? Okay. Are capable of burrowing into soil to hide and escape from the above overheat. क्या प्रोसेस है ये बच्चा जी? कौन सा एडेप्टेशन है 165? मैम बिहेवियरल। बिहेवियर, बिल्कुल ठीक है। इसमें इतना डाउट में क्यों लगा आपको? मैम मैंने पढ़ा नहीं है ना चैप्टर। ओके कोई चैप्टर मैम मैं लास्ट क्लास में आने का बताया था, बिल्कुल नहीं पता। sometimes it happens, sometimes it happens. I just एक second, I'm getting a call again from Avanti, so I just need to up. अब 169 क्वेश्चन देखिए तब तक। हेलो
थैंक यू सो मच। चलिए जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 169 पढ़ लिया आप लोगों ने? इन म्यूट कर दिया ना मैंने अपने आप को, अनम्यूट आएंगे। हाँ जी चलो, क्या कह रहे हैं? इन अ पॉपुलेशन बर्थ रेट एंड डेथ रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ्स एंड डेथ्स रिस्पेक्टिवली। ऐसा ही होता है? बोलो Yes, बोलो। ma'am. मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया 1, इसके बेसिस पे हमारा बी हो गया गलत। दूसरा क्या करें, हमें करेक्ट निकालने ना। हाँ, इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज, इज इट सो? क्वेश्चन नंबर 169। No, ma'am. क्यों बच्चे? इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। आइसोलेटेड सिंगल, आप नेचर में क्या देखो, अभी अगर आप इसको करोगे ना तो ये हमारा कौन से वाले को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? इस वाले स्टेटमेंट को, जो आपने आज क्लास के सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी। तो नेचर में रेयरली नहीं, ऐसा मोस्ट पॉपुलरली मिलता रहता है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जो है अलग अलग उस फॉर्म में छोटे छोटे ग्रुप्स में बना के इंडिविजुअल जो स्पीसीज है वो सर्वाइव कर रही हो। तो यस मैम, इट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इट इज सेइंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज अ स्टेबल फिनोमेना। क्या पॉपुलेशन का साइज जो है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का, वो कभी स्टेबल रह सकता है? नो मैम। नहीं मैम, कभी स्टेबल नहीं रह सकता, वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं, अब देखो थर्ड वाला है गलत, तो ये भी गलत हो गया हमारा। अब फोर्थ बताएगा आपको करेक्ट पार्ट क्या है, कि इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एनी फैक्टर ऑन अ पॉपुलेशन, ecological effects of any factors on a population growth are generally reflected in its population size and density। बिल्कुल सही है कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, आपके जो इफेक्ट्स जो हैं, उनका जो इफेक्ट है वो क्या हमारे पॉपुलेशन पे दिखता है, हर एक के पॉपुलेशन पे? तो यस मैम, बिल्कुल दिखता है। इकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब समझ रहे हो कौन कौन से इफेक्ट? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, अगर हम ऑर्गेनिजम्स लेवल पे पहुंचे तो सैलिनिटी। ठीक है, ये सारी चीजें, और मॉइस्चर, ये सारी चीजें क्या आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पे पहुंचो। ठीक है, क्या ये सारे मैम छोटे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है? तो हाँ मैम, उसकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है। अगर एक पर्टिकुलर सॉइल का टेम्प, ये हमारा पर्टिकुलर सॉइल है, वहां पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, सपोज उनका आदत है कि वो मीजोफिलिक ऑर्गेनिजम्स है। मीजोफिलिक ऑर्गेनिजम्स मतलब मैम 25 से 30 डिग्री का उनको टेम्परेचर चाहिए जिंदा रहने के लिए। चलो 25 से 35 मान लेते हैं। ठीक है, 25 टू 35 डिग्री टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर रहे थे, बट हमने क्या कर दिया, उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया 45 टू 50। तो क्या उनका साइज पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के इंक्रीज का कोई इफेक्ट पड़ेगा? Yes, ma'am. बिल्कुल पड़ेगा। वही काम आप टेम्परेचर के साथ कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कोई भी इनमें से इकोलॉजिकल फैक्टर लगा लो, बट टेम्परेचर सबसे इजी रहता है एक्सप्लेन करने में, इसलिए आई यूज टू एक्सप्लेन इट बाय टेम्परेचर, और समझ में भी आ जाता है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। तो ऑन दिस बेसिस ये वाला इज करेक्ट। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 170। अच्छा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? चलो साथ साथ पढ़ते चलें। ये पढ़ाए होंगे ना अपने तीनों के तीनों? Yes, ma'am. मस्त है एकदम से। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला क्या बताते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ये नीचे वाले प्री रिप्रोडक्टिव, एंड लास्ट वाले पोस्ट, ऊपर वाला जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या कह रहे हैं, एक एक को पढ़ो। क्या हमें बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अगर आपको सबकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है तो आप इस आंसर को बता सकते हो। ए, इन्होंने कहा है कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड है। ठीक है मैम, ठीक कह रहा है ये। वेयर प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज इज वेरी लार्ज। हाँ मैम, दिख रहा है ये रहा प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, वो बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। हाँ जी मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तक इसने बात जितनी भी कही है कि मतलब उन्होंने बिल्कुल सही कही है। दिस टाइप ऑफ ए स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट पॉपुलेशन विल इंक्रीज रैपिडली। तो क्या ऐसा होगा? आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई? प्री रिप्रोडक्टिव Yes. कितनों को पहले बता दो, ये क्वेश्चन का पार्ट समझ में आ गया है? कितनों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया है? मैम आ गया। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ही सबको समझ में आ रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव वालों का जो नंबर है दैट इज क्या, अभी के लिए बड़ा ह्यूज है। तो देयर विल बी अ टाइम
कि जब ये प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचेंगे तो उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। हाँ मैम, बिल्कुल बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बी वाले के लिए क्या कह रहा है? बी वाला कह रहा है इसमें कैसे है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और दिमाग लगाओगे कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव कैसे हैं, बिल्कुल इक्वल दिख रहे हैं हमको। अब वैसे ही पढ़ भी लो कि बी इज इन्वर्टेड बेल शेप, बेल का बेल जैसी होती है उसका इन्वर्टेड बेल शेप्ड है। हाँ मैम ठीक है, इन्वर्टेड बेल शेप्ड एज पिरामिड है जहां पे नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज ऑलमोस्ट इक्वल। अभी जस्ट मैंने भी यही बोला। हाँ मैम ये भी ठीक है। दिस टाइप ऑफ एज स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट पॉपुलेशन इज स्टेबल। तो Yes, ma'am. ये आप मानते हो? हाँ जी मैम, ये बात बिल्कुल ही ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हमारा कौन सा? अर्न शेप्ड, ट्रायंगुलर, ठीक है, बेल शेप्ड, वो भी इन्वर्टेड वाली, और दिस इज योर अर्न शेप। अर्न शेप में क्या कह रहा है कि सी इज अर्न शेप्ड एज पिरामिड वेयर more number of reproductive individuals are present, more number of reproductive individuals are present. Can we see that कि हाँ मैम reproductive वालों का जो नंबर है that is maximum compared to pre reproductive and post reproductive। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एज स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। इसका मतलब क्या है? क्या ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज करेगी आगे चल के? हाँ जी मैम, बिल्कुल डिक्रीज करेगी। तो क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही। ठीक है, इकोलॉजी आई नो थोड़ी सी लंबी लेंदी पड़ती है पढ़ने के लिए, बट यस इंटरेस्टिंग है। हाँ जी मैम, फूड स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर नहीं कराया आपने अभी तक? फूड स्ट्रेटेजीज कौन सा? स्ट्रेटेजीज वाला वो अंश Yes, हम ma'am. लोगों ने उसके थ्रू कर लिया था एक्चुअली, एमसीक्यू के थ्रू। कब? कब? लास्ट क्लास में। आज कौन सी है? सैटरडे, परसों हुई थी आपकी क्लास। हाँ मैम लास्ट परसों। क्लास में सब कुछ हो गया क्या? मुझे नहीं पता, बट स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर जो है लास्ट क्लास में कवर हो चुका है। अच्छा मैम, ये वाला चैप्टर भी आपने करा दिया? ये वाला तो जो फिर चैप्टर था अंश, मैं क्या बोलते हैं, एक्चुअली आई एम नॉट वेल टुडे, और द प्रॉब्लम वाज कि मैं आज लीव नहीं ले सकती थी बिकॉज ऑलरेडी 2 टीचर ने पहले से लीव अप्लाई किया हुआ था। तो Yes, मैंने ma'am. वैसे सोचा था कि मैं लीव अप्लाई कर लेती हूँ, बट फिर मैम ने कहा कि अंजलि आज आप भले ही क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू करवा दो, बट मैं मंडे से आपको इस चैप्टर को पूरा करवाऊंगी। ठीक है, प्रॉमिस है ये मेरा। नो प्रॉब्लम। जो फर्स्ट लाइन है वहां से लास्ट तक करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास क्या सिर्फ 4 चैप्टर ही बचे हैं और Yes, क्लासेस ma'am. हमको मिलेंगी 8। ठीक है, बिकॉज ये बैचेस जो बंद होंगे आपके वो 12 के लगभग से बंद हो रहे हैं, सीयूईटी रिवीजन वाले। तो तब तक तो मैं तुमको इकोलॉजी पूरी रटवा दूंगी, और अगर तुम्हें इकोलॉजी में और भी नॉलेज चाहिए ना, तो क्योंकि मैं ना अपने वहाँ अपना जो मेरा डिपार्टमेंट था, मुझे उसमें जेनेटिक्स और इकोलॉजी की जैसे ना क्वीन के लिए कहा जाता था, कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना एंड पढ़ाना। ठीक है, तो इफ यू वांट तो मैं आपको, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं उसकी, तो मैं आपको वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट भी दे दूंगी। ठीक है, Okay, मतलब ma'am. इकोलॉजी में तुमको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। चलो जी आ जाओ। 166 क्या कह रहा है ये? करेक्ट स्टेटमेंट सबको निकाल लिए। एडेप्टेशंस आर जेनेटिकली फिक्स्ड इन ऑर्गेनिजम्स, क्या हमने ये बात पढ़ी अभी? अरे इतनी जल्दी भूल गए, हम लोग को Yes, मार ma'am, यही पड़ेगी। पढ़ा था हमने। हाँ, तो कोई यस या नो क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे क्या ख्वाब आएगा? हाँ जी मैम, तो 4th तो हो गया बिल्कुल सही, ये हो गया गलत। क्या कह रहा है? ओपनशिया, सुना है ये प्लांट? Yes, ma'am. ओपनशिया हैज स्पाइंस, वो भी कैसी होती हैं? मॉडिफाइड लीव्स, फोटोसिंथेटिक फाइलोकेड। इज इट फेमस फॉर दैट ओनली? अगर आप थोड़ा सा नजर मारोगे ना, तो 3rd तो मैम तीनों में ही सही है। ठीक है, तो देखना ही नहीं है हमें, तो 3rd तो हमारा सही है। अब आ गए आपके जो आंसर्स बताएंगे, चलो पहला वाला देख लेते हैं, वही हमें डिसाइड कर देगा आई गेस, है ना। Many xerophytic plants have thick cuticle on leaf, epidermis and sunken stomata. Xerophytic plant आप समझते हो क्या होते हैं? जो कम से कम पानी में उग जाते हैं। हाँ जी, आप इस तरीके से कह सकते हो, जितने भी मैम डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारा कैक्टस ही ले लो। कैक्टस हो गया। ठीक है, उनमें क्या होता है कि उनको पानी कम चाहिए, बिकॉज उनके पास आदत है कि बहुत सारा धूप उनको मिलता है, तो वो उनके पास ऐसा प्रोसेस है कि वो ट्रांसपीरेशन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो वाटर का लॉस हो वो ना हो, तो उनके पास क्या है, थिक क्यूटिकल होते हैं ऑन देयर लीफ, एपिडर्मिस में, और स्टोमेटा कैसे होते हैं उनके? छुपे हुए, संकन मतलब छुपे हुए स्टोमेटा होते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट भी बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट भी सही है, 3rd भी सही है, 4th भी सही है। क्या चारों ऑप्शन सही वाले हैं?
हाँ जी मैम, एक ऑप्शन है तो इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा। सम जीरोफिटिक प्लांट्स हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, जिसे हम कैन कहते हैं, पढ़ा है ना, ठीक है, दैट enables their stomata close during the day। बिल्कुल ही सही बात है, तो करेक्ट आंसर बन गया हमारा 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 167 के लिए आधा आधा हमें करना पड़ेगा, नहीं ठीक है, ऑप्शन देख लो पहले क्या है, 1 ट्रू फॉल्स, ठीक है, 167, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ इसको देखो। 167 क्या कह रहा है, फटाफट से पढ़ो इसे। The number of individuals of same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration is known as immigration. Is it true or false? Immigration और immigration and immigration, ये दोनों पढ़े हैं ना आपने? यस मैम। क्या होते हैं दोनों? अगर हम, मैं आपसे इसकी बात करूं तो इसमें हमारी पॉपुलेशन इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 167। इमिग्रेशन में अपनी कंट्री में लोग आते हैं और एमिग्रेशन में बाहर जाते हैं। यहाँ पे हम अपने घर से, क्या है, घर भी देखो कितना अच्छा बना मुझसे, ये हमारे घर से हम क्या गए हैं, फॉरेन में घूमने गए हैं, दैट इज एमिग्रेशन, राइट? यस मैम। और इमिग्रेशन में हम वहां से वापस आते हैं, दैट इज योर इमिग्रेशन, ठीक है, हाँ जी, कम बैक होम। तो ये बात तो इमिग्रेशन में क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज that have come into the habitat from elsewhere during the time period under the consideration is called emigration। क्या बात सही है? हाँ जी मैम, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है the number of individual of population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration is called immigration। ये उल्टा नहीं कर दिया इन्होंने, ऐसा लग रहा है? क्वेश्चन नंबर है ना, दोनों का उल्टा कर दिया, ये यहाँ पे इमी वाला आएगा और यहाँ पे एमी आएगा, ठीक है, तो दोनों ही गलत है ऑप्शन में, हाँ जी, बोथ आर फॉल्स, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन उन्होंने उल्टी कर दी है। चलिए जी, ये आए अच्छे वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब लोगों को गॉस प्रिंसिपल्स वगैरह भी आते हैं अच्छे से? मैम ये तो आता है मैम, जो आपने पीछे क्वेश्चंस कराया था ना वो कट गया था हमारे सीबीएसई से, तो वो मैंने पढ़ा नहीं था, दैट्स व्हाई आई एम डाउटफुल। कोई नहीं अंश जी, मैं आपको मंडे से प्रॉपरली जो इकोलॉजी वाला पार्ट है ना वो पढ़ा दूंगी। एक बार मैं सिलेबस भी आपका देख लूंगी कि आपके में कितना चीजें प्रेजेंट है। मेरे हिसाब से अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है कि नीट में से कुछ भी हटाया गया है। इस ईयर शायद आपका एक चैप्टर कम कर दिया है ना, लास्ट वाला चैप्टर हटा दिया है जो 12th में है। यस मैम, इकोलॉजी में एक चैप्टर कटा हुआ है, चैप्टर नंबर 9 कटा हुआ है। हाँ, स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर भी हटा दिया और वो वाला भी हटा दिया। चलो जी, देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 171, फिर मेरे को फोन इधर करना पड़ेगा अपना। चलिए 171 क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, फॉर अ सिचुएशन व्हेन फूड एंड स्पेस फॉर अ पॉपुलेशन आर अनलिमिटेड, मतलब कौन सी ग्रोथ चल रही है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है, ठीक है, अनलिमिटेड है। Which of the following statement below represent the incorrect feature? क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको ये लिखना है कि आपको पूछा क्या है, ठीक है। चलो जी, इनकरेक्ट आपसे पूछा है। पहला कह रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, each species has the ability to realize fully its inherited potential to grow। Yes, Is it so? जिनके जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल कंडीशंस हैं, मतलब प्रॉपर कंडीशंस हैं, तो ये क्या होगा, हर एक स्पीसीज क्या करेगी, प्रॉपरली ग्रो करेगी, ठीक है मैम। देन इट इज इक्वल टू dn by dt over rn। यस मैम, एक्सपोनेंशियल का यही होता है शायद, बोलो बोलो, बस एक अंश ही है और नायरा, उसके अलावा पूरी क्लास को क्या हो गया, इतना टफ है, ठीक है, तो ये भी मैम बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इट इज डिस्क्राइब्ड एज जे शेप्ड। अब बताओ जी, ये जे शेप्ड है या एच शेप्ड है? यहीं पे हमारा सही और गलत जो है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि है तो दोनों में से जे शेप्ड होता है ना, क्योंकि हमारी स्पीसीज कैसे ग्रो करती है, यूं एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे अपना डायग्राम, ठीक है, हाँ जी मैम, जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। तो दिस इज तो करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली फोर्थ तो हो गई इनकरेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी, सॉरी, अच्छा नहीं हमको इनकरेक्ट निकालने था, सो सॉरी, ठीक है, तो फोर्थ गलत है, तो ये वाला हम
हटा सकते हैं कि मैम ये नहीं होगा आंसर, और वैसे भी हमारे पहले तीनों सही हैं तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। देन कह रहा है ये कि दैट इट हैज अ ग्रेट इंट्रिंसिक रेट फॉर रिसोर्सेज, ये तो हमने कंडीशन ही दी हुई है ना कि इंट्रिंसिक सोर्स हमारे पास क्या है, बहुत भर भर के हैं, तो ये भी ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देयर आर मोर कॉम्पिटिशन अमंग देमसेल्फ, जब भर भर के खाना दे रहे हैं, अनलिमिटेड फूड है, तो काहे का कॉम्पिटिशन, राइट। जैसे कि आप लोग क्या है, कौन से एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, CUET देने के लिए। अब हमारे पास सीट बस 10,000 है, बच्चे हमारे पास 1 लाख हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा, या फिर हमारे पास सीट 10,000 है और बच्चे हमारे पास 9,000 ही हैं, कंपटीशन इनमें होगा। ये तो बोलेंगे और किसी को भी लेके आओ भाई, उसको भी दे देंगे हम सीट, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही दिया हुआ है कि फूड और स्पेस क्या है, अनलिमिटेड है हमारे पास, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा कौन सा गलत हो जाता है, 10, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलो जी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 175 देखिए एक बार, बस इसी पेज को हम करेंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे आज के लिए, ठीक है। एंड मंडे से प्लीज टाइम पे ज्वाइन कर लेना। मंडे आपकी क्लास किस टाइम होती है, 11:30 पे। प्लीज वो मत करना कि मैम 10 से आपकी 11 एक क्लास थी तो इसलिए आप थक गए, ठीक है। 11:30 से आई विल बी टीचिंग यू इकोलॉजी इन अ वेरी 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 गुड एंड इंटरेस्टिंग मैनर, ठीक है। ज्यादा होगा तो मैं अपनी वाली जो स्लाइड्स है मेरी हैंड रिटन वाली, आई विल ब्रिंग देम, ठीक है। हम इन जो ये बोरिंग बिना कलर वाली स्लाइड्स है उनको नहीं देखेंगे, इन अब जो मेरी स्लाइड्स है हम उनके थ्रू रिविजन करेंगे, ठीक है। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। दोनों ही सही है, अंश जी ने पढ़ भी लिया। कह रहे हैं ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन व्हिच पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड होस्ट इंक्यूबेट्स देम, इज इट करेक्ट। ब्रूड Yes, ma'am. पैरासिटिज्म में यही होता है, हाँ जी मैम यही होता है। फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन the eggs of parasite bird have evolved to resemble the host egg in its size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and removing them from the nest. Is it ऐसा होता है? कौन सा पॉपुलर वो कौन सी कोयल एंड कौवा वाली जो कहानी चलती है, है ना, बिल्कुल ही सही है ये। तो कौन सा सही है, दोनों ही सही हैं। देखिए जी एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन तो मैं आपको वैसे भी शेयर कर दूंगी, अभी के लिए हम क्या करते हैं, कल हम लोग कर रहे थे ना, आप अंश थे नहीं, हमने ना कल ये किया था मैच द कॉलम्स, और इसमें हमारे मैक्सिमम चीजें जो हैं बहुत ज्यादा नई नहीं मिल रही थी, तो वी विल बी डूइंग जस्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ देम, और उसके बाद आज के लिए हमारा जो सभा है वो समाप्त, और उसके मंडे से हम लोग इसी चैप्टर को थ्योरी पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड आई होप सारे के सारे जितने भी आज क्लास में हैं सारे के सारे क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, ऑन टाइम रहेंगे, ठीक। चलो देखो जी मैम, हाँ जी अंश, मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपके CUET में पता नहीं उसका वेटेज कम है या क्या है, तो इसी वजह से ना वो दिया नहीं हुआ है करवाने के लिए। मैं एक बार मैम से पूछ लूंगी, वैसे भी आपके शायद नेक्स्ट वीक से FST स्टार्ट हो जाएंगे ना। मैम तो सही है ना, है वो बेकार चैप्टर है एकदम, नहीं यार अच्छा चैप्टर है मैं अभी उसको ही पढ़ा रही हूँ 12th बहुत गंदा चैप्टर है वो। क्या है मैम बहुत गंदा चैप्टर है मैम, समझ में नहीं आता मेरे को, याद सारी चीजें रखनी पड़ती है उसमें। अंश आप मुझे पहले बताए होते ना तो मैं आपको अपनी क्लास का लिंक भेज देती, आप ज्वाइन कर लेते थोड़ा सा। मैंने अभी इस हफ्ते वही पढ़ाया है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। कहाँ पे आ गए हैं, प्रेगनेंसी एंड जो वाला पार्ट लास्ट वाला रह गया था ना, कौन सा पार्चुरेशन, बस 2 ही पार्ट रह गए, बाकी बच्चों के ना टिप्स पे आ गया है वो, ऐसे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन सारे। मैम उसमें दिक्कत ना, जैसे वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसमें दिक्कत हो जाती है मेरे को, जैसे कि उसमें कौन कौन से हार्मोन्स किस से रिलीज हो जाते हैं। आप अभी क्या बोलते हैं, मंडे वाली क्लास में फ्री हो गए? मंडे किस टाइम मेरी क्लास होती है मैं बताती हूँ आपको, एक सेकंड दो मुझे। मंडे मेरी ना एक्चुअली डायरी नहीं है अंश, आप मुझे आफ्टर द क्लास मैसेज करना, क्योंकि इस बार मुझे वही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप शाम टाइम में फ्री हो गए ना तो आपको मैं लिंक भेज दूंगी क्लास का, एक बार ज्वाइन करके देखना, शायद आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगे आपके उस नॉलेज में जो आपने पढ़ा है। मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए इस वाले चैप्टर के लिए। ओके मेरी क्लास मतलब आज तो नहीं है, बिकॉज आज वैसे वो पढ़ाना था, बट कल शाम में चेंज हुआ है कि आज हमारा रिविजन क्लासेस चलेगा शाम में। तो रिविजन इज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका भी पूरा ओवरऑल। तो
आप लोग ना जिनको भी चाहिए लिंक, मंडे को मेरी क्लास होती है, एक सेकंड रुको आप, एक सेकंड मैं अपनी पहले डायरी मंगा लूं, बिकॉज ना मेरा टाइम टेबल भी वैसा चलता है ना, तो मुझे याद नहीं रहता कि कौन से दिन कौन सी क्लास है। और ऊपर से आज तो वैसे भी पता है तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो इसलिए और समझ में नहीं आ रहा है। तब तक आप ये वाले क्वेश्चन को देखो जी, 189 निकाल लिया अंश तब तक इसका आंसर? यस वेट, मैम, निकाल दिया। मॉइस्ट, नहीं अब ड्राई होगा ना इसका, जीरोफाइट का, वेट, हाइड्रोफाइट का बैट है। ड्राई, एक तो मेरा पेन भी खराब हो रहा है पता है आपको, और ये मॉइस्ट। देखो इस बेसिस पे कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए। और जिनको ना अगर इससे पहले का भी पढ़ना है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, वो भी मैंने एक्चुअली फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया है। तो आप मेरा ना क्लास का जो रिकॉर्डेड वाला वीडियो है ना, उसको देख के 2 दिन में संडे तक में कर लो, तो भी तुमको समझ में आ जाएगा। मंडे मेरी क्लास होगी, मंडे क्लास है मेरी शाम में 8:30 से 9:30, 12th वालों की। तो अगर कोई भी बच्चा उस टाइम पे फ्री है और इंटरेस्टेड है तो आप आ सकते हो। और हम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल ही स्टार्ट करना है उसमें। मैम सुबह का शाम का? नहीं शाम में अंश, सुबह नहीं है। हाँ। सुबह तुम लोग की होती है ना CUET वालों की, यस और मैम। एक 11th की होती है, और शाम में फिर 2 होती है मेरी, एक 12th एक 11th। कैसे दोगे आप? अक्षिका आप मुझे ना क्या बोलते हैं, मैसेज कर देना एट क्लास। देखो एक्चुअली मंडे में प्रॉब्लम ये होती है ना कि मेरी 6 से 7 भी क्लास है, 7:15 से 8:15 भी क्लास है, और अच्छा। 8:30 से 9:30 भी क्लास है। ओके तो मैम। आप मुझे मैसेज 5 बजे कि मैम 5 मुझे बजे। 8:30 बजे क्लास का लिंक भेज दो, तो मैं आपको अच्छा। उसी टाइम पे ही लिंक भेज दूंगी पर्सनली। ओके मैम। ओके मैम। मैं आपको, आप उस टाइम पे 8:30 पे ही ज्वाइन कर लेना, करेक्ट? 5 मिनट ओके पहले भी आ मैम। जाओ, बच्चे आ जाते हैं। 5 मिनट ओके पहले ओके जो मैम। ज्वाइन कर लेते हैं, हम लास्ट क्लास का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे। ओके मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 190 देखिए फटाफट से एक बार इसको भी। मैम ये नहीं आता मेरे को। पहली चीज अंश ने बोली होनी, दूसरी चीज आज बोली दिन की कि जो मुझे नहीं आती मैम। चलो जी थोड़ा सा दिमाग लगा के कोशिश करते हैं। नॉक्टोरल कौन से होते हैं? रात्रिचर, जो रात में करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स लोग कहते हैं। मतलब मैं तो सुबह उठ के पढ़ने वाले में से हूँ, बट मेरे भाई लोग जो हैं बीटेक वाले, तो वो रात में पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं क्या करते हैं आई डोंट नो, बट ये रहे जो लोग रात में एक्टिव रहते हैं। तो इस बेसिस पे कौन सा है, देखो थोड़ा सा हिंट लेके चलते हैं। बी का मैम 3, बी का 3, बी का 3, तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। डाइअर्नल अभी वर्ड हमने पढ़ा है, याद है आपको? अभी अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने, कौन सा वाला का एग्जाम्पल था, ब्रूड वाला था या कौन सा तो था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे उसको? मैम ब्रूड में तो नहीं था। नहीं नहीं, उसी से पहले कोई था मैम। मुझे एक चीज समझ, एक मिनट बच्चे मैं आपका मैसेज देखता हूँ। आपका मैसेज एक्चुअली थोड़ा बड़ा था ना, वो पीछे चला गया, बस इस वाले को पहले कर लेते हैं। डाइअर्नल्स हमारे वो होते हैं जो दिन में एक्टिव रहते हैं, नॉक्टोरल जो रात में एक्टिव हुए, डाइअर्नल जो हमारे दिन में एक्टिव है। ठीक है मैम, दोनों में ही हमारे क्या दिया हुआ है? तो पेन ये आज खराब होके मारेगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब आते हैं इन दोनों के बेसिस पे हमारा आंसर कि आर्बोरल क्या होते हैं। आर्बोरल कौन से हमारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स आते हैं? which are active at dawn, and vesperals are the categories which are active during the dusk. ठीक है, dawn and dusk समझते हो ना? चलिए जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 193, और बस एक क्वेश्चन और, उसके बाद बाय बाय आज के लिए प्लीज। मैम इसका सी है। ओके जी, इतनी जल्दी निकाल लिया आपने। मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी का कहाँ पे है? इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज गोइंग आउट, आउट वाले में आता है हमारा इमिग्रेशन, राइट? आउट वाले में इमिग्रेशन नहीं था ना? नहीं, इमिग्रेशन है इसका। घर से फॉरेन जाना इज योर एमिग्रेशन। ठीक है, चलो मोर्टेलिटी वाले पे कर लेते हैं यार। मोर्टेलिटी वाला है ये क्वेश्चन नंबर, ए का है थर्ड, और ए का थर्ड सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, सॉरी ए का थर्ड सिर्फ एक ही में दिया हुआ है। तो इसी बेसिस पे हमारा ये आंसर भी निकल आता है। जिनको थोड़ा सा डाउट रहता है मेरी तरह, पता नहीं एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में हमेशा थोड़ा सा डाउट रहता है मुझे। इमिग्रेशन इज व्हाट? इमिग्रेशन इज मैम कि इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज कमिंग होम, घर वापस आना इज, हाँ इन मतलब घर वापस आना, तो ये एमिग्रेशन। और इमिग्रेशन हो जाता है हमारा अपने घर से बाहर जाना। ठीक है, चलो जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 194। बस ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।
ये मेरा पेन आज खराब होके ही रहेगा। देखो, मैम इसका बी है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये कैसे ऑप्शन दिए हैं भाई? ये 1 सेकेंड, इसको तो मेरे को ही देख के चक्कर आ रहा है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मैम उन्होंने ना एक एक उसके मैं कि एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक वाले के का भी है। 2-3 हाँ समझ गई मैं, एक्सपोनेंशियल वाले का है 4th, तो मैम बी बी वाले होगा। में बी वाले में 4th, तो इनमें से दिया ही नहीं हुआ है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, और लॉजिस्टिक वाले को हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं, या एक्सपोनेंशियल वाले को ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं? लॉजिस्टिक को कहते हैं। लॉजिस्टिक को ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं, तो ये नहीं बच्चे। मैम नहीं, हाँ मैम वही तो कह रही हूँ, को कहते हैं। एक्सपोनेंशियल को ज्योमेट्रिक ग्रोथ लॉजिस्टिक में मैम पॉलहर्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ आएगा और सिग्मॉइड ग्रोथ आएगा। करेक्ट, और सिग्मॉइड ग्रोथ आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो इस बेसिस पे हमारा कौन सा आंसर बन गया? ये शायद, है ना? हाँ जी, यस मैम। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आज के लिए थोड़ा सा शॉर्ट थी हमारी क्लास, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। बट यस, हम लोग क्या बोलते हैं, मंडे से ऑन अ वेरी सीरियस नोट इकोलॉजी वाला पार्ट करेंगे, और मैं एक बार रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है आपका है, मैम से पूछ लूंगी कि अगर वो करवाना है तो एक ही दिन में, जो मैं इस टाइम पे करवा रही हूँ ना फ्लो चार्ट के थ्रू, लेट मी शो यू, ठीक है? तो वो फ्लो चार्ट के थ्रू मैं, एक बार मेरा डाउट देख लीजिए। अच्छा हाँ आपका मैसेज, सो सॉरी दिल, जस्ट 1 सेकेंड मैम। मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही है, मैंने बीएससी बायोटेक चूज किया है मुझे इसके लिए सिर्फ बायो पढ़नी होगी? बीएससी बायोटेक सिर्फ बायो पढ़नी होगी? नहीं बच्चे, आपका कह रहा है जैसे मैं मॉक टेस्ट देती हूँ उसमें मैथ्स और जनरल नॉलेज हिस्ट्री वगैरह इन सब के भी क्वेश्चंस होते हैं, वो तो मैम 10th तक पढ़े थे सिर्फ। तो मैम दिलनशीन, आप किस चीज, कौन से कॉलेज से या कहाँ से सोच रहे हो बीएससी बायोटेक का? मतलब वही गवर्नमेंट के थ्रू से? जामिया इस्लामिया का? एक बार ना मुझे उसका देखना पड़ेगा बच्चे, कि उसमें मैथ्स तो नहीं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री तो आई गेस आपको देखनी पड़ती होगी। मैम जो बीटेक इन बायोटेक है उसमें तो मैथ्स चाहिए होती है ना? बीटेक इन बायोटेक में मैथ्स चाहिए होती है? नहीं, ऐसा नहीं मैंने सुना कि बीटेक इन बायोटेक में मैथ्स चाहिए। मैंने देखा है, मतलब कि मैम मैं अरे मेरे सोच रहा कॉलेज था में पहले। यार बीटेक वाले, मतलब बायोटेक वाले जो हैं 4 ईयर का कोर्स होता है उनका, बट मैथ्स नहीं देखी है मैंने उनमें। मैम बीएससी का कोर्स नहीं था बायोटेक में, मैं जिस कोर्स में मेरे को जाना है वहां पे। किसका कोर्स नहीं है? मैम बीएससी इन बायोटेक डीयू में मेरे को दिखा नहीं। बीएससी बायोटेक, चलो मैं एक बार देख लूंगी, बट जहां तक मुझे पता है तो अगर आप बीटेक बायोटेक में कर रहे हो एडमिशन, तो मैथ्स तो नहीं चाहिए होते हैं, बट बाकी मैं देख लूंगी एक बार। मैम प्लीज मुझे एक बात बता दीजिएगा, मतलब बहुत डाउट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे पढ़ना क्या क्या है, यही नहीं पता है मुझे अभी तक। दिलशी, आप सीयूईटी के थ्रू ही सोच रहे हो ना बच्चे करने का? तो सीयूईटी में तो फिलहाल आपको यही फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो ही करनी होगी। उसके बाद अगर कोई आपका जो ये है इंडिविजुअल अपना चला रहा होगा, तो वहां के लिए आपको क्या बोलते हैं, उनका जो कोर्स पैटर्न है ना वो फॉलो करना पड़ेगा। मैम वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, मतलब जैसे मैं मॉक टेस्ट देती हूँ उसमें सब हमेशा होती नहीं है। ऑलवेज यूज ऑफिशियल साइट, जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है ना, उस पे जाके सिलेबस को चेक करो। मैम जैसे मैं मॉक टेस्ट देती हूँ ना उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तो क्वेश्चंस होते ही नहीं है फिर। फिजिक्स केमिस्ट्री की आप बाकी के थ्रू तो कर ही रहे हो, जो हम अवंतीज में टेस्ट चल रहे हैं एफएसटी वाले, उसमें तो कर ही रहे होगे। यस मैम। हाँ तो आप वहां से करो प्रैक्टिस उसकी बच्चे जी। एक बार वैसे दिलनशीन आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आफ्टर दिस ना आपको एक बार देख के पता करके बता दूंगी, अगर आप जामिया से सोच रहे हो करने का, क्योंकि जामिया में मेरे एक जो सीनियर है वो वहाँ पे काम करते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे। मैम एक बार, मैम आपका नेम क्या है? मैंने पहली बार ज्वाइन किया है ग्रुप में। कोई नहीं, अंजलि शर्मा नाम है बच्चे मेरा। मैम इसी नेम से सेव है आपका नंबर, मतलब वहाँ पे डला हुआ है? आप कौन से वाले ग्रुप में, पहले मुझे बताओ कि सीयूटी में? यू वेलकम अंश। मैम B1 PCB। सीयूटी पीसीबी 1 में ना अभी जो लास्ट एक मैसेज गया होगा ना कि ज्वाइन द क्लास अंजलि शर्मा करके, वो मेरा मैसेज है, वो मेरा नंबर है, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय। स्कूल की साइड से हो रहे हैं ना, मतलब मैम टेस्ट सेंड कर रही है तो फिर मैम बोल रही है करने के लिए, तो मैम जैसे मैं करती हूँ मुझसे होते ही नहीं है, क्योंकि उसमें पीसीबी के एक भी क्वेश्चन नहीं होता, तो भी प्रॉब्लम होती है। ओके कोई नहीं बच्चे, एक बार इसको फिगर आउट करते हैं, आपको मैं वरना ऑफिशियल साइट का लिंक भेज दूंगी, आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो, वरना आपको कहीं भी किसी भी